अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका फिज़िक्स टीचर सखावत अली। हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आप डिटेल से जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम जानते हैं जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि ये फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स मीनिंग होता है, फ्लक्स का मतलब होता है, मीनिंग होता है टू फ्लो, किसी चीज का फ्लो करना किसी भी एरिया में से। ठीक है, कोई खास एरिया हो, कोई यूनिट एरिया हो, उसमें से किसी चीज का फ्लो करना क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। और ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स ये लैटिन जबान का वर्ड है। कौन सी जबान का वर्ड है? लतीनी जबान का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? टू फ्लो, कि किसी चीज का फ्लो करना किसी एरिया में से। ये भी आपने याद रखना, किसी एरिया में से किसी चीज का फ्लो करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर पाइप होता है, उसमें से वाटर गुजरता है, तो वाटर पाइप का कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो उस एरिया में से वाटर का गुजरना क्या कहलाएगा? वाटर फ्लक्स। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स किसी मेन गेट में से गुजरते हैं, तो गेट उनके लिहाज से एक यूनिट एरिया, तो हम कहेंगे ये स्टूडेंट्स का फ्लक्स है। तो इसी तरह हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। आगे आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स तो हमने जान लिया, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ले सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तौर पर जानेंगे। और फ्लक्स का मतलब क्या आता है? फ्लो। तो जब हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखें इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी यूनिट एरिया में से क्या होंगी? पास होंगी। ठीक है, तो उस वक्त जो फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे हम। ठीक है, फ्लक्स का मतलब फ्लो करना, गुजरना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से पास होंगी, तो उस फ्लक्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक यूनिट एरिया, यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, उतना ही आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। उसके बाद हम इसका फार्मूला देखते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से ज़ाहिर करते हैं, साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में ई लिख देते हैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। और इसका हम फार्मूला लिखते हैं, दिस ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डॉट हम क्या लेते हैं? वेक्टर एरिया। तो ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ए से मुराद क्या होगा? वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a dot product of electric field lines and vector area, या electric field intensity and vector area is called electric flux। और आगे ये आप भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात आपके पास ये है कि हम ये बताएंगे ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, इसको हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, इसीलिए जो टर्म आती है वो आपको स्केलर आती है, इसीलिए आप कहते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप बता सकते हैं। और आगे दूसरी बात, हम इसका यूनिट जानेंगे। तो यूनिट जानने के लिए सबसे पहले हम यूनिट किसका बताना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दूसरा वेक्टर एरिया का। एरिया कोई भी हो, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट लिखने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा, क्या आता है? मीटर स्क्वायर। अब यूनिट किसका जानना है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन
पर कूलम स्क्वायर, जो हम इस फार्मूले से निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स बटा चार्ज की। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा यूनिट। इसके साथ साथ अब हम एक और चीज़ इससे बताएंगे, वो आपके पास क्या होगा, ये फार्मूला आ गया, उसके बाद इसका यूनिट आ गया, ये कौन सी क्वांटिटी है ये हमने बता दिया। और अब हम बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किन किन चीज़ों पे, किन किन फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं वो आपको फैक्टर बताऊंगा कि जिन जिन पे ये क्या करता है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, फैक्टर बताने लगा हूं। और वो फैक्टर आपके पास पहला ये है कि ये जो सरफेस है, सरफेस, इस सरफेस के एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड। यानी एरिया ऑफ सरफेस, कि जो सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसके एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। देखें, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा पास होंगी, जितनी ज्यादा पास होंगी उतना फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, दूसरी बात आपके पास क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि सरफेस की बनावट कैसी है, सरफेस है कैसी, किस तरह की सरफेस होगी उस लिहाज से फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं। मतलब कैसी बनी हुई है सरफेस, आप ओरिएंटेशन के लिहाज से उसकी बनावट कह सकते हैं। तो ये एक उस सरफेस की बनावट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर हैं आपके किसके जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब हम आगे मूव करते हैं, एक टर्म इसमें आई वेक्टर एरिया। व्हाट इज वेक्टर एरिया, कि ये वेक्टर एरिया क्या होता है, पेपर में डेफिनेशन आती है, तो जरा इसको समझिएगा कि वेक्टर एरिया क्या होता है। तो मैं आपको वेक्टर एरिया बताने लगा हूं कि वेक्टर एरिया क्या है। वेक्टर एरिया इसको जानेंगे, ए ये क्या है वेक्टर एरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखिएगा, ये एक सरफेस है, तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये एज ए परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये पैरेलल है। लेकिन जरा समझ लीजिएगा, सरफेस क्या एरिया, वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया क्या होता है। जो सरफेस एरिया होता है वो आपकी सरफेस का एरिया होता है। मसलन ऐसे पड़ी हुई है तो ये सरफेस एरिया है, अगर ये ऐसे पड़ी हुई है तो ये सरफेस एरिया है। तो जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस एरिया के हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है आपके सरफेस एरिया के आउटवर्ड क्या होती है, नॉर्मल होती है। यानी हमेशा ही उस पर परपेंडिकुलर होता है। ऐसे सरफेस है तो ऐसे होगा, अगर ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है तो फिर भी देखें इस सरफेस के एरिया के ये हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड द नॉर्मल होगी। ये आपके पास क्या होता है, वेक्टर एरिया। ठीक है, तो वेक्टर एरिया फिर क्या होगा। अब आपको पता है जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर है, जिसमें हम दो चीजें बताएंगे, एक इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा इसकी क्या बताएंगे हम, इसकी डायरेक्शन। तो इसका फार्मूला लिखता हूं, जो वेक्टर एरिया होता है वो बराबर होता है an यूनिट वेक्टर। ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड, किसकी मैग्नीट्यूड, के इस वेक्टर एरिया आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ये जो सरफेस का एरिया है ये इसकी होती है मैग्नीट्यूड। ये सरफेस जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो कहते हैं सरफेस का एरिया होता है। और ये जो एन है ये हमेशा क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड द नॉर्मल। यानी जो सरफेस का एरिया होगा, जो सरफेस होगी उसके हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो ये इसका फार्मूला और ये दो चीजें हम इसमें क्या बताते हैं, वेक्टर एरिया में बताते हैं। अब हम बताएंगे कि फ्लक्स जो है उसके केसेस डिस्कस करेंगे। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो फर्स्ट जो केस है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा। तो ये हम जानेंगे मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। अगर स्टूडेंट्स आपकी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये जो मैंने आपके पास एरोस लगाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। मसलन देखें, ये मैंने कहा सरफेस है, ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्टूडेंट्स क्या हो, परपेंडिकुलर, इसके एरिया के, सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर हो, तब आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन इन अदर वर्ड्स सुन लीजिएगा, बड़े एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, ये सरफेस एरिया के तो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स,
लेकिन वेक्टर एरिया की ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि वेक्टर एरिया जो होता है वो आपकी सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, सरफेस एरिया के नॉर्मल। तो वेक्टर एरिया देखें, अगर मैं ये कहूँ वेक्टर एरिया ये नॉर्मल हो गया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल। वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन आपस में क्या आ जाती है, पैरेलल। इसीलिए हम एंगल लेते हैं दो चीजों के दरमियान, किसके दरमियान, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा वेक्टर एरियाज के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए थीटा आएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, वो सरफेस एरिया हमेशा किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन याद रखना सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल नहीं लेना, आपने एंगल लेना होता है हमेशा वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस के दरमियान, जिसकी वजह से जो एंगल आएगा वो स्टूडेंट्स का आएगा 0 डिग्री। इसीलिए जब हम फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास आ जाएगा E A cos ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम cos ऑफ थीटा इस्तेमाल करते हैं। जब हम cos को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो cos 0 पे क्या वैल्यू देता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम देता है, यानी 1 देता है। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या देगा, मैक्सिमम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ी हुई हो तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। या आप कहेंगे कि सरफेस का वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हों तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और एंगल फिर सुन लें, एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान लेना है, सरफेस एरिया के दरमियान नहीं लेना। इसी तरह नेक्स्ट केस है आपके पास, वो ये है कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा ये डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास दूसरा केस बन जाएगा कि अगर ये सरफेस देखें, ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, यानी इस फील्ड लाइंस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि कुछ फील्ड लाइंस पीछे से गुजर जाएंगी, कुछ इधर से गुजर जाएंगी, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। ये देखो जैसे मैंने बनाया सामने आपके पास ऐसे सरफेस पड़ी हुई है, जिसकी वजह से कोई इस सरफेस में से फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी और आपका फ्लक्स क्या होगा, 0। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो इस सरफेस पे जो वेक्टर एरिया होगा वो इसमें क्या होगा, नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस डायरेक्शन में। आप चेक कर सकते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जाविया क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में जब आप cos 90 पुट करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। इसलिए फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पेपर में ऐसे MCQs भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, क्योंकि एंगल हम वेक्टर एरिया और फील्ड्स के दरमियान, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो फ्लक्स क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे तो आप बताएंगे मिनिमम। इन अदर वर्ड, अगर ये सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब भी फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट लास्ट केस है आपके पास, उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, केस 3 में हम देखते हैं कि अगर ये सरफेस ना पैरेलल पड़ी हुई हो, ना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, बल्कि कुछ एंगल पे, कुछ टेढ़ी यानी कुछ थोड़े से एंगल पे पड़ी हुई हो, तब आपके पास फ्लक्स क्या होगा। तो उसके लिए फ्लक्स यानी कोई भी एंगल हो सकता है फिर, तो इसलिए फिर हम फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, phi E इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला आपके पास फ्लक्स का है, आप इस्तेमाल जो एंगल आएगा वो पुट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तारीफ देखी, उसके अलावा हमने उसके फैक्टर देखे, उसके अलावा हमने उसके केसेस देखे। तो अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।